नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की राजधानी पटना के व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के एक संदिग्ध की मंगलवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। बिहार पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि जिला नियंत्रण कक्ष को माल सलामी के थाना अध्यक्ष ने बताया कि रात करीब 2:45 पर डमरिया घाट के पास पुलिस की अपराधी से मुठभेड़ हुई। इसमें कुख्यात अपराधी विकास उर्फ राजा मारा गया। बिहार पुलिस ने बताया है कि घटनास्थल पर जांच के दौरान एक पिस्टल, गोली और उसका खोखा बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बिहार पुलिस ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। पुलिस ने कहा कि गोपाल खेमका की हत्या से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए आज शाम 5 बजे पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बता दें कि गोपाल खेमका की शुक्रवार रात पटना में उनके घर के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वाराणसी की एक जिला अदालत ने दिवंगत हरिहर पांडे की बेटियों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ज्ञानवापी से जुड़े 1991 के मूल मुकदमे को दीवानी न्यायाधीश की अदालत से किसी और अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। मामले के पक्षकार वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि जिला न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी ने सोमवार को स्थानांतरण आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता मूल मुकदमे के पक्षकार नहीं है, इसलिए उनके पास ऐसा आवेदन करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। रस्तोगी के मुताबिक दिवंगत हरिहर पांडे की बेटियों ने अपने वकील के माध्यम से दलील दी थी कि उन्हें दीवानी न्यायाधीश की त्वरित अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा, जहां यह मूल मुकदमा 1991 से लंबित है। इसी आधार पर उन्होंने मुकदमा किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। इसका जवाब देते हुए रस्तोगी ने तर्क दिया कि तीनों बहनें 1991 के मुकदमे में पक्षकार नहीं हैं, इसलिए उनके पास स्थानांतरण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि साल 1991 का मूल मुकदमा काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़े विवाद से संबंधित है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आपत्तिजनक बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उनकी निंदा की है। संजय राउत ने कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट पर आश्चर्य है कि महाराष्ट्र और मराठी मानुष के बारे में घटिया बातें करने वाले पर सब चुप बैठे हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि किसी भी हिंदी भाषी के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और अगर हिंदी पर रोक लगाएंगे तो हम कैसे बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को मराठी भाषा विवाद पर बयान दिया था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य में भाषा के मुद्दे पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी अनुचित है और इससे भ्रम पैदा होने का खतरा है। आपको बता दें कि दुबे की कथित पटक पटक के मारेंगे टिप्पणी ने खलबली मचा दी है। झारखंड से लोकसभा सदस्य ने महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद और गैर मराठी भाषी लोगों पर हमलों के बीच एक विवादास्पद पोस्ट किया था। मराठी भाषा विवाद पर आज मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कई मराठी भाषा संगठनों का प्रदर्शन था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते पहले राज ठाकरे की मनसे के नेताओं को डिटेन किया गया और अब प्रदर्शन स्थल पर आए प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि यह लोग जानबूझकर ऐसे मार्ग चुन रहे थे जिससे बवाल हो। समाचार एजेंसी से बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि मैंने पुलिस से पूछा कि अनुमति क्यों नहीं दी गई। मार्ग के बारे में चर्चा हुई, लेकिन वे जानबूझकर ऐसा मार्ग मांग रहे थे जिससे टकराव हो। उन्हें मार्च का नियमित मार्ग बताया गया, हालांकि उन्होंने मना कर दिया और अनुमति नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में कुड्डालोर और अलप्पकम के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर बच्चों को ले जा रही एक स्कूल वैन चलती हुई पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई, जिससे वैन में सवार छात्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण रेलवे ने बयान में कहा कि गंभीर रूप से घायल हुए 6 से अधिक छात्रों को इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल रिलीफ वैन के साथ रेलवे रिलीफ ट्रेन को घटनास्थल पर भेजा गया है और इसके अलावा डिविजनल रेलवे मैनेजर और शाखा अधिकारी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं।
वहीं शुरुआती जांच से पता चला है कि जब रेलवे गेट कीपर गेट बंद कर रहा था तो वैन ड्राइवर ने जबरन अपनी गाड़ी पार करने की कोशिश की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठक में इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति को नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। बैठक में पुरस्कार समिति को भेजे गए पत्र को ट्रंप को सौंपते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम जब बात कर रहे हैं तो वह एक देश में एक के बाद एक क्षेत्र में शांति स्थापित कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कीव को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया था। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को कुछ और हथियार भेजने जा रहे हैं। वो खुद की रक्षा करने में सक्षम होना होगा। उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि यूक्रेन पर रूसी हमलों में कम से कम 11 नागरिक मारे गए और 7 बच्चों सहित 80 से अधिक लोग घायल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई से लागू होने वाले टैरिफ को अब 1 अगस्त से लागू करने की घोषणा की है, जिससे अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले अन्य देशों और वॉशिंगटन के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए अधिक समय मिल सके। इसके अलावा ट्रंप ने बांग्लादेश समेत 14 देशों पर टैरिफ की नई दरें लगाने का निर्णय लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इन देशों के नेताओं को भेजे गए पत्र को साझा करते हुए टैरिफ की नई दर की जानकारी दी। इसके साथ ही ट्रंप ने लिखा कि आपके साथ हमारे संबंधों के आधार पर इसे संशोधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने म्यांमार पर 40%, थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32% और दक्षिण अफ्रीका पर 30% सहित 14 देशों पर टैरिफ लगाने की बात दोहराई है। बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने 9 जुलाई से टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन डीसी में उनके साथ डिनर किया। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि हमने भारत और पाकिस्तान, सर्बिया, कोसोवो, रवांडा, कांगो के साथ काम किया। यह सब पिछले 3 हफ्तों में हुआ है। हमने बहुत सारे झगड़े रोके हैं। मुझे लगता है कि यह यानी भारत और पाकिस्तान का बहुत बड़ा झगड़ा था। हमने व्यापार को लेकर इसे रोका और वे शायद परमाणु स्तर पर थे। वे दोनों परमाणु शक्ति संपन्न हैं। बता दें कि ट्रंप कई बार भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम रोकने में अपनी भूमिका का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि भारत ने ऐसी किसी भी मध्यस्थता से इनकार किया है। अमेरिकी विदेश विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अमेरिका मंगलवार को सीरियाई इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को विदेशी आतंकवादी संगठनों की अपनी लिस्ट से हटाएगा। इस समूह ने दिसंबर में सीरिया में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसने सीरिया पर 54 साल तक शासन करने वाले असद शासन को खत्म किया। इसके नेता अहमद अल शराब देश के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। HTS को अल नुसरा फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। यह पहले सीरिया में अलकायदा का सहयोगी था। पिछले कुछ महीनों में पश्चिमी देशों ने सीरिया के साथ फिर से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जून के अंत में सीरिया के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए एक आदेश पर भी हस्ताक्षर किया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य स्थिरता और शांति के मार्ग का समर्थन करना था। वहीं सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शिबानी ने कहा कि इस कदम से आर्थिक सुधार में आने वाली बाधा दूर हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए देश खुल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।